हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि एक साथ इतने बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हमारे सामने हैं जो हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलते और हमारे साथ बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। जीडी वशिष्ठ जी, आपको प्रणाम। बहुत ढूंढने की कोशिश की, बहुत मुश्किल से यहाँ मिले, यहाँ आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल वत्स जी का हमेशा आशीर्वाद हमें मिलता रहता है और बहुत सारी बातें हम जानने की कोशिश करते हैं। शर्मन जी से हमारा फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई है, लेकिन अब हमें पता है कि ज्योतिष विद्या को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें आपसे जो रिश्ता है ये बना के रखना पड़ेगा और आगे चलाना पड़ेगा। अब ये सत्र हम अंत की ओर ले जा रहे हैं और हमारा एक ही ध्येय है कि ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिषों के गुणों को आगे बढ़ाया जाए। जो भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर रेमेडीज आती हैं, छोटे छोटे लोग जो भी कुछ बता के चले जाते हैं, लोग उसको फॉलो भी करते हैं। मैंने भी ये महसूस किया है। इन सब चीजों को कैसे खत्म करें, इस अंतिम सत्र में हम पूरी वो बातें करना चाहेंगे और मैं आपसे चाहूंगी सभी से कि आप वो सारी बातें, लाइव भी चल रहा है अमर उजाला, जीवांजलि और माय ज्योतिष पर, तो जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं और इसको बाद में भी देखेंगे, उन तक सारी बातें पहुंच जाएं जो जरूरी हैं, जिसके मित में आज लोग बहुत सारी कुछ गलत चीजें कर देते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल जीडी वशिष्ठ जी आपसे रहेगा। आप लाल किताब की विशेषज्ञ हैं और लाल किताब में इतने सारे उपाय हैं और जो कई बार हमने भी किए हैं पढ़ के, और निश्चित ही वो फलित ही होते हैं। लेकिन बहुत सारे उपाय जो हम पढ़ के समझ नहीं पाते। लाल किताब पूरी किताब है जिसे हम पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन वो उपाय वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सही रूप से लोगों तक कैसे पहुंचे कि लोग अपनी जीवन शैली में उन्हें उतारें और उसे आसान करें। बेटा, बात ये है कि इतने हल्के तौर पे इतने बड़े बड़े लोग ज्योतिष को जानते हैं जी कि इसको ना एक बहुत बड़ी साइंस मानने से कहीं ना कहीं उनका मन इनकार करता है। तो वो लेकिन ये मानते भी हैं कि इससे बहुत कुछ होता है, लेकिन फंस यहां जाते हैं कि क्या वाकई में ये इतनी बड़ी है कि कर सकती है। पहले तो उनका दिमाग ये है। दूसरा, कहते चलो थोड़ा सा आजमा के देख लेते हैं। फिर तुम्हारे वाली बात आ जाती है कि सोशल मीडिया पे एक रील देखी जी और करने की कोशिश करी। ये महापाप है। इसको मैं ऐसे देखता हूं कि जैसे बस जी, जैसे बड़े ज्योतिषी बाम्बी जी है, हमारे लेखराज जी है, मैं भी गिनती में आता हूँ, हमारे श्रमण भी आते हैं। इनको देख के ना हमारे से बड़ी उम्र के हमारे बच्चे जी ये बनना चाहते हैं। हमसे बड़ी उम्र के हमारे बच्चे ज्योतिषी बनना चाहते हैं। तो एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि नया ड्राइवर गाड़ी बहुत तेज चलाता है। जी कहीं एक आध ग्रह कुछ ढंग से थोड़ा सा भी समझ आने लगा ना, और उन्होंने देखा आज वशिष्ठ जी ने ये स्पीच दी थी, वत्स जी ने ये दी थी, भांबी जी ने ये दी थी, मैं अपना ही ज्योतिष बनाता हूँ, जी तो बेटा उसमें से कॉन्वालेक्सा जैसा पैदा होता है। और भी ऐसे बहुत सारे पैदा हुए हैं। तो ये जो चीज है, हम बड़ों को ये सोच के खुश रहना पड़ता है कि चल यार, हमारे घर में बच्चे खेल रहे हैं, कभी तो ज्ञानी बनेंगे, ठीक है, हमें इस तरह से माफ करना पड़ता है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, ज्योतिष इतना बड़ा विज्ञान है कि जो आज की डेट में टॉप के रिसर्चर सारी टॉप रिसर्च कर चुके हैं ना, जी उनकी रिसर्च अभी 100% अधूरी है, क्योंकि वो ज्योतिषी को साथ लेकर के रिसर्च नहीं कर रहे। इतना बड़ा है ज्योतिष। इसके अंदर मैं अगर 5 मिनट ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल आप बताइए। अगर हम सोचने लगे, सूर्य सूर्य ये पूरा हमारा शरीर, सूर्य जो धरती पे जितने भी ये पैदा हुए हैं जीव जंतु भी,
जी। ये सूर्य है। चंद्रमा, हर एक जीव के अंदर पानी है, मेरे भी, जानवर के भी, पेड़ पौधे के भी, सबके, पशु पक्षी के भी। ये पानी है, ये दोनों तारे हैं, ये अडिग है, ये नहीं खत्म हो सकते, ठीक है। लेकिन ये इधर पानी और उधर ये शरीर, ये हमें इन दो से मिला है। फिर राहु केतु ये छाया ग्रह है, ये हमारा एक सोच है, दूसरा कर्म है। राहु हमारी सोच है, केतु कर्म है, तो ये दोनों भी अलग हो गए। अब आ जाता है पंच महापुरुष योग, जिसे आप बोलते हैं पंच महापुरुष। अब ये पंच महापुरुष क्या है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये पांच है पंच महापुरुष। ये रहते कहां हैं? ये पांचों रहते हैं इस सूर्य और चंद्रमा के अधीन। अच्छा। ये सूर्य जो सितारा है, चंद्रमा जो सितारा है, इसके अधीन रहते हैं, ये अंदर रहते हैं। ये सूर्य चलो बन गया, चंद्रमा आना ही था, पानी अंदर है, 75% पानी है शरीर के अंदर। अब ये पांचों मिलके अपनी क्रीड़ाएं, अपने खेल इस पानी के अंदर करते हैं जी। और सूरज बाप के रूप में इनको बांध के रखता है, इसीलिए उसे बाप की संज्ञा दी गई है या उपाधि दी गई है। तो ये पांचों क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अब पांच बच्चे, मान लो ये सूर्य, क्योंकि सूर्य पिता है, चंद्रमा माता है, और सब ग्रहों की माता है चंद्रमा, ठीक है। अब मान लो ये पांच बच्चे मां की गोद में क्रीड़ाएं कर रहे हैं। अब अलग अलग टाइम पे पैदा हुए ये बच्चे, ये अलग अलग टाइम पे गुण लिए हुए बच्चे हैं, ये पांच महापुरुष जो है। अब इनमें से कभी ये फिर ना चोर पुलिस का खेल खेलते हैं, कभी कोई चोर बन जाता है, कभी कोई पुलिस बन जाता है, ठीक है, कोई मुखबिर बन जाता है। तो क्या ये पांचों मिलके आपस में खेल खेल रहे हैं? इसीलिए कभी मंगल पद वाला इंसान कसाई बन जाता है, कभी मंगल पद वाला इंसान पड़ोसी को मारने वाला बन जाता है, कभी मंगल पद वाला इंसान अपने घर वालों को काटने वाला बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से शुक्र, शुक्र लक्ष्मी है, कभी वो बिल्कुल सात्विक स्त्री जो अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए जान भी दे दे, और कभी ऐसी तेज तर्रार स्त्री, खराब स्त्री, जो पति की भी जान ले ले और अपने देवर जेठ की भी जान ले ले, बनती है ना जी, ठीक है ना। अब ये जो भाव है, जो शनि भाव देता है, जो मंगल भाव देता है, जो शुक्र भाव देता है, जो बृहस्पति भाव देता है, ये वो तो दे रहे हैं। ये हमारे पांव के नाखून से लेकर सर तक कैसे चल रहे हैं? ये ऐसे चल रहे हैं, इस पूरी दुनिया के अंदर अगर करंट को कोई तेजी से फैला सकता है तो वो है पानी। जी बिल्कुल। पानी का संबंध मिलते ही करंट दौड़ता है। तो इसी प्रकार से ये जितने पांच महापुरुष हैं, ये इस पानी का सहारा लेकर के हमारे शरीर के अंदर जो विद्यमान है, बेटा पांव के नाखून से लेकर सर की गहरी जगह तक तरंगे ये भेजता है पानी। इसीलिए इसको सब ग्रहों की मां बोला जाता है, क्योंकि इस मां की जरूरत तो सबको है। जी बिल्कुल, ठीक है। अब ये जो चीज है, ये जो पांचों का खेल है, ये जो शुरू होता है, अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत, ये कहां से शुरू होती है? अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत, बच्चा पैदा करने की क्षमता, बच्चा ना पैदा करने की क्षमता, धैर्य की क्षमता, ना धैर्य की क्षमता, काबिलियत के बलबूते जिंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता, या काबिलियत खो करके जिंदगी के अंदर बिस्तर के ऊपर ही जिंदगी बिता देने की क्षमता, ये सब कुछ जो तय करता है ना, ये दो ही ग्रह तय करते हैं, कोई और नहीं है। वो है जन्म कुंडली का चंद्रमा, जन्म कुंडली का मंगल, क्योंकि ये सारे पानी के अंदर क्या मिला हुआ है? लाल रंग, रेड सेल्स, ठीक है। तो ये अगर अच्छे तो सारे ही अच्छे, और ये अगर बुरे ना तो सारे ही बुरे। ये जितने भी दुनिया के गरीब हैं, जिनको दूसरों से मांग के गुजारा करना पड़ता है, बेटा उनका खिराब भी चंद्र और मंगल है।
और कुछ नहीं खराब। चंद्र मंगल खराब है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है भी गरीब। तो मैं अनिल वस्त जी से पूछना चाहूंगी, अगर जिसका चंद्र और मंगल खराब है, अब उसे स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि देखिए समस्या तो हर कोई इंसान चाहे कितने भी पैसे वाला हो अपने आप को यही समझता है कि थोड़े पैसे कम है, मैं गरीब हूँ। अब जैसे जीटी वशिष्ठ जी ने बताया कि चंद्र मंगल कमजोर है, तो अब मैं अपना चंद्र मंगल थोड़ा उच्च का करना चाहती हूँ, भारी करना चाहती हूँ, कृपा बनी रहे। उसके लिए क्या उपाय और क्या गाइडेंस रहेगी आपकी? बड़ा अच्छा सवाल किया सुप्रिया जी आपने। जी। सबसे पहली बात यह समझे, ग्रह ना अपनी, उनकी एक अपनी ऑरा है। जैसे जो सूर्य है, ना तो मैं उसे नीच कर सकता हूं ना उच्च कर सकता हूं। मेरे में कहां सामर्थ, मैं तो छोटा सा अंश हूं, वो महत अंश है, मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब हम ये कहते हैं आपकी भाषा में कि चंद्रमा नीच का आया है, मुझे इसे उच्च का करना है, तो असल में हम ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा आपका वृश्चिक राशि में आया है। वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच का हो जाता है, ऐसा कहते हैं, ये आम भाषा है। नीच का अर्थ ये है जो ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक है या पृथ्वी के बहुत दूर है। समझ गया आप? जी। जो बहुत नजदीक है वो मेरे बिल्कुल पास है, जो बहुत दूर है वो मेरी रीस से भी परे है। तो जो रीस से परे है तो हम टेलीफोन करते हैं, हम फिर क्या करते हैं, बहुत सारे माध्यम है वैज्ञानिक, तो उसके लिए मंत्र जाप, बुलाना, ध्यान करना, एकाग्रता, हम किसी चीज पे कंसंट्रेट करेंगे। अब जैसे ये कुंभ लगा हुआ है ना, जब एक व्यक्ति डुबकी लगाता है, जब एक व्यक्ति ध्यान करता है, तो थोड़ी सी कांटेक्ट फिट डेवलप होती है, और जब दो व्यक्ति करते हैं तो दुगनी, 100 व्यक्ति करेंगे 100 गुनी, और कुंभ में तो लाखों लोग, तो लाखों गुनी कांटेक्ट फील्ड, एक ऑरा, एक खास किस्म का इलेक्ट्रिकल फील्ड डेवलप हो जाता है, जिसे आम भाषा में, अंग्रेजी भाषा में ऑरा भी कहते हैं, हम इसे विद्युत चक्र भी कहते हैं। ये वहीं तक जाता है। कैसे? जैसे एक जलाशय में मैं एक पत्थर फेंकूं तो वहां एक भंवर बनने शुरू होते हैं, वो आखिर के पॉइंट तक जाएंगे, छुएंगे, फिर वापस वहीं आएंगे जहां पत्थर फेंका है। ऐसे ही जब बेटा तू गायत्री मंत्र का जाप करेगी, और शास्त्र में लिखा भी कम से कम 108 बार कर लो, और फिर हम कहते नहीं तुम ऐसा करो 10 माला जाप करो, ये हम डिसाइड करते हैं। आपका चंद्रमा अगर नीच का है तो आपको कितनी बार करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर कहता है आपको ये दवाई दिन में 3 बार लेनी है, और 3 दिन तक लेनी है, और कभी कभी कहता है वो 1 महीना लेनी है। मुझे वहां तक पहुंचाना है आपको। तो मैं जब आपको कहता हूं कि ओम चंद्रमसे नमः, या मैं आपको कहता हूं चंद्रमा का कोई, अब दूसरे मंत्र लोग नहीं बोल पाते, वैदिक मंत्र कहां बोल पाते हैं, तो मैं कहता हूं चलो तुम ओम चंद्रमसे नमः कह लो। अब मैंने उससे एक माला जाप करवा लिया, तो मेरा कॉन्टेक्ट फील्ड बढ़ा। अब चूंकि चंद्रमा मन का कारक है, अगर शुद्ध मन से मैंने किया, मैं और नजदीक पहुंचा। मेरे घर में जो मेरी माँ है वो भी चंद्रमा का रूप है, जो शुक्र है वो पत्नी का रूप है, चंद्रमा माँ का रूप है, सूर्य पिता का रूप है, बुध मामा जी हैं, मंगल मेरे छोटे भाई बहन हैं, और गुरु मेरा बड़ा भाई है, शनि मेरे घर के जो कर्मचारी गण है वो हैं, राहु और केतु वो अनजान व्यक्ति हैं जिनको मैं नहीं जानता, अचानक मुझे सड़कों पे मिल जाते हैं। गाड़ी चलाई, अचानक किसी की गाड़ी लगी, वो एक प्रकट बन गया, और तू जानता नहीं मेरे को, ये राहु आया जिसको मैं नहीं जानता, और कुछ तो लड़ने को तैयार है, तो ये केतु का भी रूप है। तो कहना ये चाहते हैं, आप प्रेम से, श्रद्धा भाव से, माँ है तो प्रणाम करो, माँ जैसी सिर पे हाथ रखेगी तुम्हारा चंद्रमा श्रेष्ठ होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे अंदर विनम्रता होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी, तो तुम्हारा चंद्रमा बलवान होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा में क्या है, अभी वशिष्ठ साहब ने कहा कि चंद्रमा शरीर में 70% पानी है, जल तत्व का कारक है। जैसे 1, 5, 9 राशियां अग्नि तत्व की कारक है, यानी मेष, सिंह और धनु।
ऐसी 4, 8, 12 कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि जल तत्व है। 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वायु तत्व प्रधान है। जी। अगर मुझे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना है, माँ के चरण छूऊं। अगर गंगा जल घर में है ना, वो भी माँ है, गंगा मैया। अब हम कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा लो, और डुबकी लगाते ही चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी। माँ का आशीर्वाद लेंगे, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जी। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, पिताजी के चरण छू लो। ये तरीके हैं सामाजिक भी और मंत्र जाप करने पर भी। जब हम मंत्र जाप करते हैं 1.25 लाख, वो वहां तक पहुंचता है, उस पिंड से टकरा के वापस आता है और हम ब्लेस्ड हो जाते हैं। जी। हमारा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जवाब दिया। मैं शर्मन जी से पूछना चाहूंगी, अभी आचार्य जी ने कहा मंत्र जाप करिए, माता पिता के चरण छुइए, संगम में डुबकी लगाइए, आपका चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही चीज गूगल पे सर्च करती या इंस्टाग्राम में कहीं मुझे दिख जाती, तो मेरे सामने एक एस्ट्रोलॉजर या जो भी आती और वो बोलती कि पत्ते पे नंबर लिख लीजिए, आपका चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा, पत्ते पे प्लस बना दीजिए, माइनस बना दीजिए, आपका चंद्र स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये सब भ्रांतियां हैं, इनसे हमें बचने की जरूरत है या ये उपाय सच में कारगर होते हैं? अब उपाय पर अगर चर्चा करें तो हमारे यहाँ उसका एक गणितीय सिद्धांत है, उसका फलित का सिद्धांत है। या तो हम ग्रहों की वस्तुओं को अपनाते हैं या हम ग्रहों की वस्तुओं को अपने से दूर करते हैं या हम अनुनय विनय प्रार्थना करके मनाते हैं। आपका ग्रह बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान का मालिक है और आपका भाग्येश है, लग्नेश है और अच्छी स्थिति में कुंडली में है, तो हमें ग्रहों की वस्तुओं को अपनाना चाहिए। अब वस्तुओं में क्या क्या है? उसके रत्न हो सकते हैं, उसकी धातुएं हो सकती हैं और उसके सजीव संबंधी हो सकते हैं। सजीव संबंधी का अर्थ यह है जैसे सूर्य का कारक, पिता का कारक सूर्य है और गुरु का कारक गुरु है, दादा है, दादा का कारक बृहस्पति देव है, स्त्री का कारक शुक्र है और संतान का कारक बहन का कारक बुध है, संतान का कारक केतु है, भाई का कारक मंगल है और माता का कारक चंद्रमा है। ऐसे ग्रहों के संबंध है। नाना का कारक राहु है या ससुराल का कारक है। ऐसे ऐसे संबंधों को अच्छा किया जा सकता है। हमारे वशिष्ठ जी बैठे हैं, इसके बड़े एक्सपर्ट हैं जी। अब थोड़ा और इस पे आगे चलते हैं। तो हमें अपने अच्छे ग्रहों को अपनाना चाहिए, पहला सिद्धांत। शास्त्रीय सब बातें जितनी करेंगे वैदिक करें। जी। और आपका जो खराब ग्रह है उसको अपने से दूर करिए, यानी दान करिए, किसी दूसरे को दे दीजिए। दूसरा प्रबल सिद्धांत, जैसे गौशाला में जाइए, गायों को चारा दीजिए, तो शुक्र भी अच्छा होगा, बुध भी अच्छा होगा। वो सेवा करेंगे तो आप धर्म का पालन करते हैं, बृहस्पति अच्छा होगा। अगर चने की दाल के साथ गुड़ खिला देंगे तो सूर्य अच्छा हो जाएगा, मंगल अच्छा हो जाएगा। अब नंदी की सेवा करेंगे तो मंगल अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही गाय के बछड़े से ही सेवा करेंगे तो शुक्र और केतु दोनों अच्छे हो जाएंगे। ये हमारे ग्रहों का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैदिक में जो हम कहते हैं दान करें, लेकिन सही जगह दान करें, योग्य पात्र को दान करें। तीसरा जो है कि जो व्यवहार में आया, हमारे लिए अच्छा है, उसको हमने अपना लिया। जी। जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमने दान के उसके ग्रहों की वस्तुओं के द्वारा हमने उसका दान किया, यानी कि उसका जो दुष्प्रभाव है उसको कम करने का प्रयास किया। तीसरा जो है उसको कहते हैं प्रारब्ध से जुड़ा हुआ ग्रह, जिसे प्रबल प्रारब्ध कहते हैं। वो किसी भी प्रकार के उपायों से सहज ठीक नहीं होता। बहुत अथक परिश्रम रोज मनाना पड़ेगा उसे। जैसे एक व्यवहारिक दृष्टि से संबंध की बात करें, किसी की पत्नी किसी से नाराज हो जाए जी। तो शाम को फिर कुछ न कुछ घर लेके जाना पड़ेगा मनाने के लिए। जी। ऐसे ही शुक्र जो ग्रह है वो
अब शुक्राचार्य तो पुरुष है, लेकिन स्त्री पुरुष दोनों के संबंध वहां पर है, वो स्त्री भी बने थे, उसकी एक अलग कथा है। तो हमें अनुनय विनय प्रार्थना करके उस ग्रह को मनाना है। ये वैदिक सिद्धांतों पर है, यानी मंत्र जपना है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मात पिता गुरु नावई माथा। वो स्वामी जी कहते हैं, सब जगह पर सब कुछ प्रामाणिकता के साथ लिखा हुआ है। भगवान राम सवेरे उठ करके माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुओं को प्रणाम करते हैं। हमें किसने सिखाया? जिसकी जो सूर्य देव हमें सारे संसार को प्रकाशित करते हैं, उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए भगवान राम ने हमें सिखाया। सब शास्त्रों से आया, जो कुछ है शास्त्रों से आया है। लेकिन आपको शास्त्र पढ़ना नहीं आता, इतना समय नहीं है आपके पास, आप उस विषय को जानना नहीं चाहते, तो आप पत्ते पर नंबर ही लिखेंगे। और इसमें भी और महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, अब ये पत्ते जैसी जिंदगी है। मैं समझता हूं ग्रहों की वस्तुओं में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो ग्रहों से संबंधित है, लेकिन हम उसको किस प्रकार से, हमारे यहाँ लिखने का सिद्धांत है, लेकिन पत्ते पर नहीं, भोजपत्र पर यंत्र लिखने का सिद्धांत है, ताम्र पत्र पर यंत्र लिखने का सिद्धांत है, रजत पत्र पर जो है यंत्र लिखने का सिद्धांत है। और आजकल हम बहुत सारे संसार में घूम रहे हैं, श्री विद्या के उपासक, और ये श्री विद्या की उपासना का जो सिद्धांत है, जो यंत्र पर आधारित है, मंत्र पर आधारित है, उपासना पर आधारित है, दान पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, अनुमान पर बहुत कुछ उसमें कुछ है, अनुसंधान पर आधारित है वो, तो वो ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए योग्य गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और योग्य गुरु कौन है? जिसने गुरु से, गुरु परमेष्ठी गुरु, यानी कि दादा गुरु तक का सिद्धांत है। आप किस वंश में, आपने, हमारे यहाँ दो प्रकार की विद्याएं, शैव भी हैं, शाक्य भी हैं, अलग अलग सिद्धांत है। और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा विज्ञान है जिसके माध्यम से आप संपूर्ण जीवन को बदल सकते हैं। हमारे यहाँ लिखने का जो सिद्धांत है, नंबर की बात आपको कर देता हूं, तो हमारे यहाँ तिथियों के नाम है, उनके देवता हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या, एक क्रम है। फिर इनके सबके अधिष्ठाता देवी देवता भी हैं, उनकी उपासना। अब ये नंबर तो 15 हो गए ना, फिर 16 हो गए, कैसे गड़बड़ होगी? इसलिए जो भी कहना है, अगर उसे आप दीर्घ काल तक जीवन में अपना सकते हैं, तो वो शास्त्र के माध्यम से ही अपना सकते हैं। और मैंने तो बहुत बार लिखा, हरे से भी लिखा, काले पेन से भी लिखा, लाल नीले। अब देखिए मंच सजा हुआ है, मैं ये जो कुंभ महोत्सव पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए बात कर रहा हूं आपसे। साक्षात भगवान की कृपा से बृहस्पति के रूप में हमारे बीच में अनिल मत्स्य जी विराजमान है, श्वेत मस्तक पर तिलक है, और विचार करें तो पूर्ण चंद्रमा के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। ज्ञान चंद्रमा जो है वो गुरु है, सबसे पहला शिक्षक अगर संसार में कोई है तो माता है। आपकी वाणी से बोल लें तो वो चंद्रमा के रूप में। मैंने भी लाल सा रंग पहना, इसलिए कहीं आसपास में सूर्य मान सकते हैं। और आप देखिए सूर्य वृष शुक्र की राशि में ये सारा का सारा इस समय घटनाक्रम चल रहा है, और आप देवी स्वरूपा रूप में, और आप, क्योंकि हमारे संबंध है ग्रहों के, ये एक काल क्रम का घटनाक्रम है। जैसे विदेशों से आने वाले जितने लोग हैं वो शुक्र से प्रभावित होकर के आ रहे हैं, चंद्र से प्रभावित होकर के आ रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, शुक्र मतलब भौतिकता से दुष्प्रभाव में थे तो शुभ प्रभाव में आने की व्यवस्था में बन गए हैं। और आप देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, आज जो कुंभ हो रहा है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पूरा बृहस्पति का रूप है। उनकी परंपरा देखिए आप, वो परंपरा कहाँ से आई है? महंत अवैधनाथ जी महाराज, दिग्विजय नाथ जी महाराज के यहाँ से आई है परंपरा, और पूरे धर्म का काम करते हैं। लिखा है धर्म संस्थापनासाय संभवामि युगे युगे। ये जो कार्य है वो परमात्मा तय करता है कि आपको कौन मिलेगा, कहाँ क्या करना है। इतने महान ज्योतिष विद्वानों का आपने मुझे भी यहाँ इनके साथ में बिठा दिया, मैंने सोचा कुछ गड़बड़ ना भूल जाए। जी, ये हमारा सौभाग्य है कि एक साथ हमें इतने विद्वान मिले हैं और हम उनसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जीडी वशिष्ठ जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सोशल मीडिया का जमाने पे सब कुछ अब
सोशल मीडिया पर आता रहता है। लेकिन यहाँ हम बचाना चाहते हैं अपनी ज्योतिष विद्या को, ज्योतिष शास्त्र को, और लाल किताब के माध्यम से आप भी कई उपाय बताते भी रहते हैं। इसे कैसे बचाया जा सकता है और इसे कैसे संजो के रखा जा सकता है, और ज्योतिष का कैसे प्रचार प्रसार किया जा सकता है जो सब लोगों तक पहुंच सके और हम इस विद्या को, इस विज्ञान को बचा कर रखें। जो सवाल सुप्रिया तुमने आज किया है ना, ये सवाल आज से 5-6 साल पहले मैं अपने आप से किया करता था, जी। क्योंकि तब से ये भीड़ बहुत बढ़ गई है और ये गलत काम हो भी रहा है सोशल मीडिया पे। इसी चीज को मैंने सीरियसली लेते हुए, अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए, मैं पिछले 2.5 साल से लोगों को फ्री में ज्योतिष पढ़ा रहा हूं। और उसी में मैंने आपको बताया था कि 60,000 से ऊपर मेरे स्टूडेंट हैं। जी। अब वो छोटी छोटी उम्र के बच्चे आते हैं, समृद्ध घरों के बच्चे आते हैं, या जिनको परमात्मा ने काबिलियत दे रखी है वो बच्चे आते हैं, बिल्कुल जवान भी उम्र के भी। और आपके यहाँ भी आज मेरे बच्चे आए हुए थे, बस उनकी उम्र 75-80 साल के करीब की होगी। अच्छा। उन्होंने आज आके प्रणाम भी किए। तो ये सब लोग फ्री में सीख रहे हैं। मैं अपने गुरुजी से एक बात सीख के बड़ा हुआ हूं कि वो कहते थे ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो पहले मैंने भी लाखों रुपए लिए हैं ज्योतिष सिखाने के नाम पे, और सिखाया भी, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा हो गया था। तो मैं जूम के ऊपर क्लासेस लेकर के उसको मैं यूट्यूब के ऊपर बड़ा डालता रहा, फेसबुक के ऊपर डालता रहा, ये सब कुछ दे करके मैंने सिखाने की कोशिश करी, ये इधर है। लेकिन अभी ये जो अल्हड़ बच्चे हैं ना, जिनको ज्योतिष आता नहीं लेकिन बहुत बड़े ज्योतिषी बन गए, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं टीचर इतने ज्यादा बना दूं कि इनको अकल आ जाए। मैं यही कर रहा हूं। और इसी में हमारा अमर उजाला भी इसमें कहीं पीछे है क्या? उन्होंने ये जो सोशल मीडिया के जरिए, अपनी डिजिटल के जरिए और अपनी इस ऐप के जरिए जो प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे सच्चे ज्योतिषियों को जो लेकर के आ रहा है, इससे ये बच्चों का बचपना खत्म होगा। जी बिल्कुल, आपका साथ मिलेगा, और इसी को चलते जीवांजलि और माय ज्योतिष पर हम यही मुहिम चला रहे हैं कि जो भी चीजें हैं वो सही जाएं, ज्योतिष की जो भी विद्या है वो सही तरीके से जाए। आचार्य अनिल वत्स जी से मैं पूछना चाहूंगी, आप हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताते रहते हैं ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। मैं आपसे कुछ दोषों के बारे में जानना चाहूंगी, जैसे कि मंगल दोष है। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य बहुत सारे लोगों को बोलते हैं मंगल दोष है, नाड़ी दोष है, आपका काल सर्प दोष है। ये सभी दोष कैसे इनसे बचा जा सके और कैसे पता चलता है इन दोषों के बारे में? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। हर व्यक्ति के भीतर शुभताएं भी हैं, अशुभताएं भी हैं। एक मैं फूल भी खिलाना चाहूं गुलाब का तो 1000 कांटे पहले आते हैं, फिर उसके बाद कहीं एक फूल खिलता है। शायद प्रकृति का नियम ही ये है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जन्म द्वैत से हुआ है। मेरे अंदर मां का भी अंश है, मेरे अंदर पिता का भी अंश है। मेरी उत्पत्ति जब तक Y और X क्रोमोसोम ना मिले नहीं होती। अगर Y और X क्रोमोसोम मिलते हैं तो पुत्र का जन्म हो जाता है, और अगर दोनों ही X क्रोमोसोम होते हैं तो संतान, हमारी प्रकृति, हमारी बहनों का, उनका जन्म हो जाता है। तो स्वभावता डीएनए जो बनता है उसमें मातृपक्ष के, पितृपक्ष के गुण कर्म जो शरीर के हैं। आपने देखा होगा कईयों को बीमारियां, डॉक्टर पूछते तुम्हारे दादाजी को तो डायबिटीज नहीं थी जी, उसको तो ये मस्तिष्क के रोग नहीं थे। तो पैतृक पीढ़ियों से चलने वाले भी जो रोग जल तत्व के माध्यम से होते हैं वो हमारे खून के अंदर आते हैं, तो स्किन इन्फेक्शन बन जाते हैं। कईयों के अंदर प्रॉब्लम जो शरीर के अंदर रोगों की है, समस्याओं की है, वो कुछ आहार विहार गलत होने से बनते हैं।
हमारे यहाँ एक नियम है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, भगवान सूर्य को जो जल देगा उसको नेचुरली, भगवान सूर्य का जो तेजस्वी तेज है, जब हम जल देते हैं तो जल के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी नीचे हो जाती है, और जो हमें चाहिए छन के वो हमारी आंखों पर, हमारे आज्ञा चक्र पर, पीनियल ग्लैंड्स पे, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां हैं, उसको नया जीवन मिलता है। अब बात आई दोषों की, तो दोष होते नहीं है। हमारी जन्म पत्री में जैसे हमारे पिछले जन्मों के कर्म होते हैं, उन कर्मों के आधार पर कोई ग्रह उच्च का मिलता है, आप वाली बात, कोई ग्रह नीच का मिलता है, कोई ग्रह केंद्र में मिलते हैं, कुछ ग्रह त्रिकोण में मिलते हैं, कुछ भाव त्रिक भाव में मिलते हैं। अब एक छोटा सा सूत्र, जन्म कुंडली का 6वां, 8वां और 12वां भाव हमें पूर्व जन्मों में किए हुए दोषों का परिचय दे देता है। 6ठे भाव से रोग, रिपु, शत्रु, ऋण क्या क्या हो सकते हैं इससे देख लेते हैं। अष्टम भाव से अचानक आया हुआ कष्ट जो आपने सोचा नहीं है वो प्रकट हो सकता है। 12वां भाव जो है हमारा शरीर की हानि का भी है, और 12वें भाव से जेल यात्राएं भी हैं, और हॉस्पिटल में एडमिट कब होना है उसका भी है। 12 के 12 भावों में अलग अलग चीजें हमारे पराशर ऋषि ने हमें बताई हैं। तो जिस भाव में कोई ग्रह खराब है या कोई ग्रह हमारे, अब लगन का स्वामी अगर 6ठे में चला गया है तो मुझे पता चल गया इसको रोग भी जल्दी होगा, शत्रु भी जल्दी आएंगे। अब अगर कोई इस प्रकार की चीजें मुझे मिलती हैं, किसी ग्रह का मुझे पता चला कि ये मुझे वीक हो गया है, मैं उसे कहूंगा बेटा सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारा ना गुस्सा बहुत आता है तुम्हें। तो मुझे पता चल गया इसकी जन्म पत्री में जो मंगल का स्वरूप है, जैसे आपने कहा मंगलिक दोष, तो अगर लगन में 4थे में, 7वें, 8वें, 12वें में होगा, मंगल क्या करता है? मंगल वैसे तो ओज है, मंगल आपकी मस्कुलर पावर है, मंगल आपका साहस है, दुस्साहस है। लेकिन यदि पाप प्रभाव आ जाए, राहु का, शनि का प्रभाव आ जाए, तो क्या होता है? हमारे शरीर में हिंसक वृत्तियां आने लगती हैं, क्रोध। अब ये जो हिंसक है, ये जो डाकू हैं, ये जो दबंगई हैं, ये जो दंगे करा रहे हैं, ये जो आग लगा रहे हैं, ये उसी मंगल का बिगड़ा रूप है। समझ रहे मेरी बात? चंद्रमा का अच्छा रूप ये है, वो मस्त है, आनंदित है, परोपकारी है, दयावान है। बिगड़ा रूप तो क्या, डिप्रेशन में चला गया, नेगेटिव है, अब वो बहुत जरा सी बात में लड़ने को तैयार हो जाएगा या डिप्रेशन में चला जाएगा। तो ग्रहों के स्वरूप से हमें पता चला ये मंगलिक दोष है, तो हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे मंगल की उत्तेजना दूर हो। समझ गए ना आप? ये उसके शास्त्रीय उपाय भी हैं, भाई ये आप उपाय करो। अब मंगल जी को कंट्रोल करने के लिए हनुमान जी की उपासना है। वो हम कहते भी है ना, नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। हमने देखा घर में ये पत्नी से रोज लड़ता झगड़ता है, इसका शुक्र खराब हो रहा है। शुक्र नीच का हो, 6, 8, 12 में हो, पाप प्रभाव में हो, शुक्र के दाएं बाएं नेगेटिव प्लेनेट बैठे हो, इधर शनि हो, इधर मंगल हो, तो पत्नी का सुख कम होता है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है। तो अगला सूत्र में बहुत सारे मंत्र हैं जो कि इस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव को दूर करते हैं। अच्छा, उसका एक तरीका बता देता हूं। एक कटोरी में जल ले लीजिए, उसमें 2 इलायची डाल दीजिए। अब आप एक मंत्र का जाप करें। पत्नी सुख नहीं है ना, तो उसका भी जाप कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मंत्र हैं। और यदि उस मंत्र का आप जाप करके उसमें फूंक मार देंगे तो वो मंत्र का प्रभाव जल में उतर आएगा। अब हम कहेंगे बेटा इस जल को पी लो। उसने जल को पिया, उसको शक्ति मिलनी शुरू हो गई। काल सर्प योग है, तो काल सर्प योग का शास्त्रों में काल सर्प नहीं लिखा, सर्प योग की बात कही है। अब कुंडली के अगर पंचम भाव में सिर्फ राहु और सूर्य का प्रभाव हो, समझिए आप, ये सूर्य पितरों के बारे में बताता है। हम कहते हैं पितृदोष है जब राहु का प्रभाव पंचम भाव में हो। यदि राहु सप्तम भाव को देखता हो और सप्तमेश जो हो त्रिक भावों में हो, तो हम कभी कभी ये भी कहते हैं भी तुम्हारे घर में किसी ने सर्प हत्याएं की हैं, तो हम कहते हैं तुम काल सर्प की पूजा कराओ। फिर हम कहते हैं तुम भगवान शिव की आराधना करो, सर्प तो उनके माथे पे है। तो हम जोड़ते हैं। एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलता हूं जिससे आपको मजा आएगा।
पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाध्यते तत्शांतम औषधम जपम होमम च सुरार्चनई। ये बड़ा सुंदर विधान है। पंच तत्वों के 5 ही उपाय हैं कि पूर्व जन्मों में किए हुए अगर पाप हो तो नाना प्रकार की आदि और व्याधियां होती हैं। उसकी शांति के लिए क्या उपाय है? प्रथम औषधम। आप आयुर्वेद के आचार्य के पास जाइए, नाड़ी दिखाइए, औषधि ले लीजिए। प्रथम औषधम। फिर वो आगे क्या कहता है? औषधि लेने के बाद क्या करें? वो कहता है रतन धारणम। आप उसका रतन ये खास नाड़ी पे है। अगर मैंने ये ओपल अगर इंडेक्स फिंगर में पहना है तो एक खास किस्म की नाड़ी पे है जी। अगर मैंने ये पन्ना यहाँ पहना है, और नाड़ियां भी बहुत हैं, अलम्बुशा है, हस्तजिह्वा है, उन नाड़ियों का संबंध हमारे ब्रेन से है। तो वो रत्न क्या करते हैं? नेगेटिव एनर्जीज को यहीं रोक लेते हैं, भीतर नहीं जाने देते। फिर हम कहते हैं जपम, जप करें। जप करने से अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाएं। और वैसे भी स्तुति किम न तुष्यति। आपके सामने कोई लड़ रहा हो, आपके मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, वो तत्काल उसका गुस्सा दूर हो जाएगा। तो स्तुति किम न तुष्यति, मंत्र जाप करने से अरिष्ट अनिष्ट शांत होते हैं। फिर हम कहते हैं होमम, यज्ञ करिए। यज्ञ करने से भी वही होम भी हुआ, और वो जो जड़ी बूटियां हैं 9 ग्रहों की, वही हवन में है। जो सामग्री है वो 9 ग्रहों की लकड़ियों को कूट पीस के ही हवन सामग्री बनाई गई है। अब सूर्य की सामग्री के लिए आग है, शनि की संविदा के लिए पीपल है, चंद्रमा के लिए जामुन की लकड़ी है। अलग अलग लकड़ियों का जो प्रयोग है वो इन ग्रहों की शांति के लिए है। जब हम हवन करते हैं तो नेचुरली वो प्रभाव सब पर आता है और हमारे ग्रह शांत होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। और अंत में याद रखें, जो बच्चा सवेरे उठ के माता पिता के चरण छुएगा उसका चंद्रमा और सूर्य ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही सरल उपाय है। देखिए, बहुत सारी रेमेडी हमसे पूछी जाती है, उपाय पूछे जाते हैं, और आप बहुत ही सरल बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि माता पिता के पैर छूजिए, पैर पड़िए और सब कुछ सरल हो जाएगा। जीडी वशिष्ठ जी यहाँ पर हैं, और मेरा ये सवाल आपसे रहेगा। हम लाल किताब के बहुत सारे उपाय करते हैं, पढ़ते हैं और उपाय करते हैं। आप उसका एक तरीका हमें समझाइए। अगर हम कहीं उस चीज को, लाल किताब के उपाय को देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और कहीं वीडियो भी देख रहे हैं, और उसको उपाय को हमने कहीं लिख लिया, और अब वो उपाय हम कर रहे हैं, चाहे सुख शांति के लिए, पैसों के लिए है, घर परिवार के लिए है, पति पत्नी के लिए है, क्या उस उपाय को अपने तरीके से पढ़ कर करना सही रहेगा या सही रहता है? ये जो तुमने बात कही सुप्रिया, बहुत सेंसिटिव बात है। ये पढ़ करके उपाय करना महापाप है। अच्छा। उसका रीजन ये है कि लाल किताब का उपाय जहां भी लिखा हुआ है उससे पहले लाल किताब के लॉ लिखे हुए हैं। अच्छा। आपको उन लॉ के हिसाब से पहले उस ग्रह को शुभ या अशुभ डिसाइड करना है। लेकिन जहां लिखा हुआ है लाल किताब में, वहां वो पॉजिटिव से शुरू करते हैं और बीच में कुछ सारी नेगेटिव बातें ऐड करके बाद में उसको पॉजिटिव पे एंड कर देते हैं। ये लाल किताब का एक तरीका है प्रेडिक्शन बताने का। ठीक है। अब वहां पर उपाय लिखा हुआ है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी राइटर ने ये नहीं लिखा कि अगर ये वाली सिचुएशन तुम्हारे साथ हो तभी ये उपाय करें। ये किसी ने नहीं लिखा, तो ये कमी बन गई ना। अब हो सकता है आपका ग्रह वो वाकई में बहुत अच्छा हो, लेकिन वहां पर लिखा हुआ उपाय देख के आपने कर लिया तो आपकी शुभता खत्म हो जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए लिखे हुए का उपाय करना या जो नए ज्योतिषी बने हैं उनका करवाना ये महापाप है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो तुम कहना चाहती हो, मैं तुम्हारा शायद थोड़ा भाव समझता हूं, तो मैं अपनी तरफ से कुछ एक ऐसे उपाय बता देता हूं कि जो हर कोई करे तो ये बहुत अच्छा होगा। सबसे उत्तम पहला उपाय जो हमारी नानी दादियां भी करती आई हैं, घर की जो पहली रोटी बने वो कभी अच्छी नहीं बनती, वो थोड़ी कच्ची पक्की बनती है जी। वो नहीं अच्छी होती, माँ अपने बच्चे को खाने को भी नहीं देती। तो वो जो पहली रोटी है वो आधी गाय को
आधी से आधी कुत्ते को और आधी से अधिक कौवे को देनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपके शुभ ग्रह, गर्म ग्रह जितने मर्जी अच्छे हों, वो आपको धन नहीं दे सकते। धन लेने के लिए आपको चालाक होना पड़ेगा, और चालाक कौन बनाता है? शुक्र, शनि, केतु। तो शुक्र गाय, शनि आपका कौवा, और केतु यानी कि कुत्ता। इनके पास से निकलने वाली ऊर्जा, अगर कहते हैं ना जैसा संग करोगे वैसी बुद्धि पाओगे, तो बेटा इनका संग करने से इनके वाली बुद्धि भी आती है, चालाकी वाली। ठीक है। घर में बहुत ज्यादा बीमारियां हो, एक के बाद एक बीमारी आती हो, कभी रोग पीछे ना छोड़ता हो, कभी ये बीमार कभी वो बीमारी, ये हालात हो, हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर पे लगा के या कच्ची मिट्टी के तवे पे लगा के, एक तरफ सिकी हुई रोटी अगर आप छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डालते रहोगे, ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे 2-4 महीने के अंदर अंदर ही बीमारियां अगर 100% खत्म नहीं होंगी तो 10% जरूर रह जाएंगी। जी, ये बहुत अच्छा है। अभी मैंने एक बात बोली कि अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आता, आप मुसीबतों में फंसे हुए हो, और किसी ज्योतिषी के पास तक जाने की अगर आपकी हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक चांदी का चकोर टुकड़ा लें, बिल्कुल चकोर हो, जिसके कोने गोल ना हो, बेटा लेकर के बिना किसी कपड़े में बांधे, बिना पॉलिथीन में डाले, बिना पर्स में डाले, उसे शर्ट की ऊपरी जेब में या पैंट की उस जेब में जिसमें आप पैसे रखते हैं, आप रखना शुरू करिए। देखिए जरा ये चंद्रमा कैसे बरसते हैं, अपने आप सब अच्छा करने लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से मंदिर जाओ तो मिश्री और फुलियां लेके जाओ, संध्या आरती में जरूर जाओ, ठीक है, और जाकर के ये घर से कोई मिश्री या फुलियां जरूर लेकर के जाओ। आप देखिए कितने बड़ी नेगेटिविटी आपकी हटती है। और अगर आपने बिजनेस करना है, बच्चे को कामयाब बनाना है, बच्चे को बुद्धि ज्यादा अच्छी देनी है, तो गेंदे के फूलों की माला सुबह सुबह दे करके गए, भाग के जाके मंदिर चढ़ा के फिर स्कूल चले जाओ। जी, बिल्कुल, आप इतने अच्छे उपाय बता रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि कोई भी उपाय जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चाहे वो नंबर लिखना हो, हाथ पे नंबर लिखना हो, पत्ती पे नंबर लिखना हो, उनसे थोड़ा सा बचिए, क्योंकि जो असल उपाय हैं वो हमारे कर्म हैं, जो हम। मैं सुप्रिया इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी ये नंबरों वाली कोई रील देखे ना, ये निशान लगाने वाली जो रील देखे, तो आप पहले ये सोच लें कि ये ज्योतिषी नहीं है। क्योंकि असली ज्योतिषी असली उपाय बताते जिनके पीछे लॉजिक होता है। मैंने जैसे अभी गाय कुत्ते कौवे को रोटी देने वाला कहा, मंदिर में मिश्री और फुलियां मीठी लेकर के जाने का विधान है कि अपने चंद्रमा को उस जगह पहुंचाना जहां पर चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का बना जाता है, जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर, ये इसका विधान है। और जो मैंने गेंदे के फूलों की माला कही पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए, तो पढ़ाई लिखाई टेक्निकलिटी प्लानिंग ये बुध देता है, और बुध का कारक है गेंदे का फूल, और वो जाके अगर माता रानी को चढ़ाते हैं तो दूसरे घर के अंदर बुध भी राजयोग कारक होता है, बुद्धि का बहुत तेज बनाता है। तो इससे बुद्धि आती है। हर चीज के पीछे एक साइंस होती है। उस साइंटिफिकली किए हुए उपाय को अगर आप करते हो तो आप फायदे में रहोगे, और अगर लकीरें खींचने लगे तो बहुत नुकसान में रहोगे। जी, बिल्कुल, आप सभी का यहाँ योगदान हुआ और हमें आशीर्वाद मिला। अंत में आप एक जीवांजलि माय ज्योतिष और अमर उजाला के माध्यम से सभी ज्योतिषाचार्यों को और जो हमें देख रहे हैं वो तमाम दर्शकों को एक मैसेज दे दीजिए कि हम ज्योतिष के विज्ञान, ज्योतिष के इतिहास, वैदिक ज्योतिष को कैसे बचा के रखें और युवा हमसे किस तरीके से जुड़े रहें। बेटा देखो, यहाँ पर माई ज्योतिष के ऊपर जीवांजलि पे यहाँ वो ज्योतिषी आकर के जुड़े हुए हैं जो ऑलरेडी अच्छे अच्छे ज्योतिषियों के सानिध्य से ज्योतिष सीख चुके हैं। जी। कम से कम लकीरें नहीं खिंचवाते। जी। ठीक है, ये चीज तो परामर्श लेना बहुत जरूरी है। रील को सुन के हमारा भी ये इस तरह का है, हम करके देखते हैं, ये करना महापाप है। आपका जीवन इतना कीमती है, इतना कीमती है कि आज की डेट में कोई कहे ना कि 10 करोड़ रुपए तू ले ले और मेरे लिए जान दे दे, तो कोई नहीं देगा। जी। ठीक है, इतना कीमती है बेटा। तो एक गलत उपाय हो सकता है आपकी जान पे भी भारी पड़े। तो इतनी कीमती चीज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी से अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के और बात को समझ करके एक ऑथेंटिक उपाय करोगे तो आप सुखी रहोगे, और उसके लिए आपका ये माई ज्योतिष और जीवांजलि बन ही गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अनिल वत्स जी। अंतिम शब्द और हम फिर विराम देंगे इस सत्र को। मैं दिल से एक बात कहना चाहता हूँ। पहले हार्दिक धन्यवाद जीवांजलि का, माय ज्योतिष का,
और अमर उजाला के सभी दर्शकों का, सबसे पहले तो जीवांजलि जरूर देखें, माय ज्योतिष जरूर देखें। एक से एक विद्वान वहां आके बोलता है और अपने अनुभवों को शेयर करता है। इधर उधर ना भटकें, बेकार की ऐप में ना जाएं, जीवांजलि पे भरोसा रखें। हर जीव को अंजलि भर ज्ञान जरूर मिलेगा। जी आप माय ज्योतिष की बात करेंगे, पढ़ें, थोड़ा सा समझें, फिर कुछ करें, बिना किसी से पूछे, बिना डॉक्टर से पूछे। खुद ही दवाइयां केमिस्ट की दुकान पे मत ले लेना, नहीं तो भैया जो साइड इफेक्ट होंगे, फिर इफेक्ट आप ही जानो। माय ज्योतिष से जुड़े, अमर उजाला से जुड़े, श्रेष्ठ ज्योतिषियों से जुड़े। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर माय ज्योतिष से जुड़ के प्रश्न पूछता है, आचार्य अनिल वत्स उसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि आपको पकड़ पाना, आपको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। शर्मन जी, अंतिम शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। आप माय ज्योतिष, जीवांजलि और अमर उजाला के माध्यम से ज्योतिष को हम कैसे संजो के रखें, संभाल के रखें, युवाओं को कैसे जोड़ कर रखें, उसके बारे में अंतिम। ज्योतिष में बृहस्पति देव का एक नाम है जीव, और जितने लोग संसार में हैं उनको ज्योतिष में कहा गया है पुरुषों को जातक और स्त्रियों को जातिका। अगर आदमी, औरत, स्त्री, पुरुषों को अपना जीवन अच्छा करना है तो बृहस्पति के गुणों को अपनाना पड़ेगा। बृहस्पति के गुण है बिना अध्ययन के, बिना ठीक से किसी विषय को समझे आप अगर समाधान करेंगे तो लाभ नहीं। जैसे बिना पढ़े आप किसी कंपटीशन में बैठ जाइए तो रिजल्ट क्या आने वाला है? फेल। इसी प्रकार से अगर अंगारा सीधे हाथ से उठा लेंगे तो वो ये नहीं देखता कि ये बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है, वो हाथ जला देता है। तो जो गलत उपाय होते हैं वो आपके जीवन में दूरगामी नुकसान करते हैं। जैसे मेडिकल साइंस में स्टेरॉइड देने पर भविष्य में बड़े रोग होते हैं, ऐसे इनके बड़े नुकसान होते हैं। तो जीवांजलि के लिए मैं ये कहूंगा, उन्होंने कहा था कि डिक्शनरी से बाहर का शब्द है, तो इस संसार में कोई नया शब्द हम रचना नहीं कर सकते, सारे शब्द पूर्व रचित है। नई रचना हमारे हाथ में है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में शब्दकोश इतना बड़ा है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारे अनुभव में नहीं आया, ये हो सकता है। तो जीवांजलि की ये जो पुष्पांजलि है, ये लोगों के लिए निश्चित रूप से एक मील का पत्थर होगी। और मैं ऐसा समझता हूं कि आपने जो ये प्रयास किया है, एक अमृत कुंभ महोत्सव का जो प्रयास किया है, निश्चित रूप से त्रिवेणी मंथन के माध्यम से आप सभी दर्शकों के जीवन में अमृत वर्षा हो और जीवांजलि इस अमृत वर्षा का प्रचार प्रसार निरंतर करती रहे, निरंतर उसको आगे बढ़ाती रहे, यही मंगल कामनाएं हैं। उपाय नीम हकीम खतरे जान मत बनिए, ठीक से दवाई लीजिए, ठीक से समाधान करिए। और जो आदरणीय जीडी वशिष्ठ ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि गाय की सेवा करने से निश्चित रूप से कल्याण होना है। हमारे यहाँ कन्यादान, स्वर्णदान, रजतदान और भिन्न भिन्न वस्तुओं का जो दान है, उसमें गोदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक कार्य में गोदान का महत्व है, इसलिए गो सेवा का उससे भी ज्यादा महत्व है। कहीं देखें तो गाय की सेवा करें, प्रयास करें। अब एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा, 140 करोड़ लोग अगर एक एक रोटी गाय के लिए निकाल दें तो मेरा विश्वास नहीं, मेरी गारंटी है 20 करोड़ गायों को रोटी मिल जाएगी। निश्चित रूप से फिर इस भारत भूमि का, हमारे भारतीय दर्शन का निश्चित रूप से और हम सब लोगों का कल्याण निश्चित ही तय है। और जो लोग गाय का दूध पीते हैं उनको स्वर्ण प्राप्त होता है, और जो गंगा और त्रिवेणी में स्नान करते हैं उनको अमृत प्राप्त होता है, और ज्योतिष की जीवांजलि में बैठने पर ज्ञान का सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यही मंगल कामनाएं हैं। जी बिल्कुल, आप सभी का आशीर्वाद बना रहे जीवांजलि, माय ज्योतिष और अमर उजाला की टीम पर। आपका सानिध्य प्राप्त हो तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आप सभी यहाँ आए, जीडी वशिष्ठ जी, आचार्य अनिल वत्स जी, शर्मन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी जीवन में शुभता को प्राप्त करें, सभी का मंगल हो, यही कामना है, यही भावना है। जय ज्योतिष, जय भारत, जय सनातन। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।